Goods and service tax. As an entrepreneur, as a business owner, you have to consider the importance of the goods and service tax in your business. Goods and service tax can be considered as a good and simple tax or a gabosing tax or a gunda service tax. It is depend upon you. आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, प्रॉफिट के साथ में आप कंप्लाइंसेस को भी फोकस कीजिए, प्रॉफिट के साथ आप कंप्लाइंसेस को भी फोकस कीजिए, बिकॉज ये कंप्लाइंसेस आपके बिजनेस को कंपाउंडिंग ग्रोथ दिलाएगा. If you are working as an entrepreneur or as a business owner, focus on the GST compliances. GST can be considered as a good and simple tax if you are fulfilling the GST compliances, filing returns regularly, paying the tax regularly. You will be considered as a good and simple tax in your GST. But if you are not fulfilling the compliances, not filing the returns, not fulfilling the tax payment part, it could be considered as a gabosing tax or gunda service tax for your business. जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, बिकॉज ये हर वो ट्रांजेक्शन्स पे जो आप करते हैं, अगर आप अपने P&L को चेक करें, P&L के हर वो ट्रांजेक्शन जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है, तो जीएसटी अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो आपको जीएसटी की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए उसके कंप्लायंसेस को फुलफिल करना है. अगर कंप्लायंसेस नहीं करते हैं, प्रॉफिट बहुत कमाते हैं, might be the day would become where your profit is going to be compensated with the non-compliance as part of the GST. Do you agree with me? That is more important that you have to take care in your business. Profit आप जरूर बनाते हैं, but with profit you have to take care the goods and service tax, because ये transactions पे applicable है, हर sales के ऊपर applicable है, हर purchase के ऊपर applicable है, जो कि आप अपने business में करते हैं. तो आपको ध्यान रखना एज ए स्मॉल एंटरप्रेन्योर, एज ए मीडियम एंटरप्रेन्योर, लार्ज एंटरप्रेन्योर की अगर आप बात करते हैं, दैट दे हैव द सिस्टम स्ट्रक्चर्स, दैट दे आर फुलफिलिंग देयर कंप्लायंसेस, उनको प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास सेटअप टीम है, एफिशिएंट टीम है. बट व्हेन इट कम्स टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर, इनके यहाँ प्रॉब्लम्स है. आप थोड़ा सा नॉन कंप्लायंसेस करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे, थोड़ा सा नॉन कंप्लायंसेस करके प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं बना पाएंगे. तो आपको क्या करना है कि आपको प्रॉफिट कंप्लायंसेस के साथ में बनानी है. एंड इफ यू आर नॉट फुलफिलिंग द कंप्लायंसेस, आपको पता है ना कि आज के डेट में कितनी जीएसटी की नोटिसेस आ रहे हैं, कितने नोटिस जीएसटी के आ रहे हैं. तो आप क्या चाहते हैं कि आपके बिजनेस में भी आपको जीएसटी की नोटिस आए, बिकॉज व्हेन यू रिसीव द नोटिस, बिकॉज यू आर नॉट फुलफिलिंग द कंप्लायंसेस, यू आर नॉट कंप्लाइंट. तो नॉन कंप्लाइंट की वजह से अगर आप नोटिस रिसीव करते हैं, आपको नोटिस का जो भुगतान है आपके लिए महंगा पड़ सकता है. तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू हियर इज टू फुलफिल द कंप्लायंसेस एट एनी कॉस्ट, in any manner. That is how it is important for you. Here, financial year 2023-2024, the last date of this financial year was 31st March 2024. तो 31 मार्च 2024 जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. हर कारोबारी, हर व्यापारी अब अपने फाइनेंस टीम, अपने अकाउंट्स टीम के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि कंप्लायंसेस फुलफिल कीजिए. एंड आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है कि आप एज ए व्यापारी, चाहे वो आप छोटे में हो या फिर मध्यम क्रम में हो या फिर बड़े में हो, आपका ये ड्यूटीज बनता है, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनता है कि आप चेक करें कि क्या आपका फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का जीएसटी की कंप्लायंसेस फुलफिल कर रहा है. बिकॉज फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अब आपको इसमें क्या कंप्लायंसेस करनी है जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएसटी की कौन से कंप्लायंसेस आपको करनी है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर इन दिस वीडियो. This is very important. Then whatever the compliances that you have to fulfill for the financial year 2023-2024 is now due to reconciliations, and that reconciliations you have to do now. ये reconciliation बहुत important है. तो 23-24 जिसका एंडिंग डेट 31 मार्च 2024, अब आपको कौन से रिकन्सिलिएशंस करनी है और ये रिकन्सिलिएशन क्यों जरूरी है. आपको याद है कि जब आप 23-24 का रिटर्न फाइल करेंगे, जीएसटी का रिटर्न फाइल करेंगे, जिसका लास्ट डेट है 30 दिसंबर 2024, यानी 31 दिसंबर 2024 या उससे पहले आप अपना जीएसटी का रिटर्न फाइल करेंगे. जीएसटी 99C, होप यू रिमेंबर, पिछले साल भी आपने फाइल किया था. तो ये जो आप फाइल करते हैं जीएसटी 99C, फॉर दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर डूइंग ऑल दोज रिकन्सिलिएशंस, बिकॉज अभी आपके पास समय है मेरे दोस्त. अगर आपने किसी भी तरह का गलती किया हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर, तो उसको आप मॉडिफाई, अल्टर्ड
कर सकते हैं, जिसका आपके पास टाइम लिमिट है, आप 30 अक्टूबर 2024 तक कर सकते हैं। तो जो भी चेंजेस है आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कीजिए, इस साल में कीजिए, एंड अकॉर्डिंगली उसका जब आप GSTR 990 फाइल करेंगे तो उस पर उसका इम्पैक्ट आप दिखाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप देखना, आप समझना, आप अपने बिजनेस में इसको अप्लाई करना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर नॉट गोइंग टू फुलफिल द GST compliances, as I told, it is going to create a big burden for your business. And you know one more thing, that GSTR 990 जब आप असेसमेंट में जाते हैं, GST नोटिस आते हैं, या प्रॉपर ऑफिसर या GST ऑफिसर जब आपसे कोई डिमांड करता है, वो सबसे पहले आपसे GSTR 990 की कॉपी मांगता है। वो कॉपी क्यों मांगता है GSTR 990 का? वो आपसे बैलेंस शीट भी मांग सकता है, वो आपसे GSTR 1-3B की भी कॉपी भी मांग सकता है। ये तो आपसे मांगेगा ही। द फर्स्ट डॉक्यूमेंट दैट द GST ऑफिसर इज आस्किंग इज द GSTR 990, बिकॉज ये वो कुंडली है जिसके अंदर आपकी की पूरी ट्रांजेक्शन समाहित है, पूरी ट्रांजेक्शन इसके अंदर इंक्लूडेड है। नाउ बेसिस ऑफ दैट GSTR 990 डिपार्टमेंट को बड़ा इजी, एंड जो क्वेश्चंस आपके पास जो डिपार्टमेंट पूछते हैं वो GSTR 990 से उनको बड़े इजी तरीके से मिल जाता है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये है कि अगर आपने GSTR 990 अगर अच्छी तरीके से, पूरे एक्यूरेट तरीके से, विद रिकंसिलेशन के साथ अगर फाइल किया हुआ है, देन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर दैट व्हाटएवर द रिकंसिलेशन दैट यू हैव टू प्रिपेयर एज ऑफ नाउ फॉर द रिटर्न दैट यू आर गोइंग टू फाइल ऑन 31 दिसंबर 2024 और बिफोर, उसकी जो भी रिकंसिलेशन है, उस रिकंसिलेशन की मैं यहां पे बात करने वाला हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई, अगर आप P&L की बात करें, P&L में आपके दो साइड, राइट, क्रेडिट साइड ऑफ योर P&L आपके रेवेन्यू एंड अदर इनकम आते हैं, एंड डेबिट साइड ऑफ योर P&L ऑल एक्सपेंसेस आते हैं, आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। नाउ आउटवर्ड सप्लाई करस्पॉन्डिंग आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये आपको हमेशा हिट करता है क्रेडिट साइड ऑफ योर P&L, एंड इनवर्ड सप्लाई करस्पॉन्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये हमेशा हिट करता है आपका डेबिट साइड ऑफ योर P&L। तो P&L के दो पार्ट्स अब आपका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ कैसे आप रिकंसिलिएशंस करें। आउटवर्ड सप्लाई करस्पॉन्डिंग टैक्स लायबिलिटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई करस्पॉन्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनके अंदर आपको सात रिकंसिलिएशन, कितने सात रिकंसिलिएशन सिर्फ आपको करनी है। अगर आप ये रिकंसिलिएशन करते हैं, इसके प्रॉपर डेटा बना करके रखते हैं, आपकी बिजनेस में आपको रिकंसिलिएशंस के पूरे स्टेटमेंट आ जाएंगे, एंड आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप GSTR 990 फाइल करेंगे। सो आर यू एग्री विद मी? नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर अबाउट द 7 पॉइंट्स अंडर आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई 7 पॉइंट बहुत इजी है, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट को देखें तो आपको बड़ा इजी तरीके से इसको रिकंसाइल कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर दो 7 पॉइंट दैट यू हैव टू बी कंसीडर इन योर आउटवर्ड सप्लाई करस्पॉन्डिंग आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी? द फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू चेक इन योर business for GST compliances is the reconciliations of your turnover with the reported number GSTR 1, 3B and books of account, that is financial statement. Now, जो आपका रेवेन्यू नंबर्स है, टर्नओवर नंबर्स है, दैट यू हैव रिपोर्टेड इन GSTR 1, 3B एंड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसके बेसिस पे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, इसकी एक रिकंसिलिएशंस। तो रिकंसिलिएशंस ऑफ GSTR 1, आपने जितनी भी रेवेन्यूज दिखाया हुआ है, जितने भी ट्रांजेक्शंस आपने GSTR 1 में दिखाया हुआ है आउटवर्ड सप्लाई के रिलेटेड, इसकी प्रॉपर रिकंसिलिएशन विद GSTR 3B विद बुक्स ऑफ अकाउंट। तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को देखिए कि आपकी वो कौन से ट्रांजेक्शंस है दैट यू हैव रिपोर्टेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट, and with that you have to figure out GSTR 1 revenue, you have to figure out GSTR 3B revenue, एक पैरेलली, एक स्टेटमेंट, एक समराइज वे में उसकी प्रॉपर डिटेल रिकंसिलिएशन कर लीजिए। ये रिकंसिलिएशन से आपको पता चल जाएगा व्हाट आर द रेवेन्यू दैट यू हैव रिपोर्टेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट, व्हाट आर द रेवेन्यू दैट यू हैव रिपोर्टेड इन योर GSTR 1 एंड व्हाट आर द रेवेन्यू दैट यू हैव रिपोर्टेड इन GSTR 3B. It could be a differences there. It could be a differences there because GSTR 1, 3B जहाँ पे आप एक्चुअल बेसिस पे इनवॉइसेस आप वहाँ पे रिपोर्ट करते हैं, जो आपने एक्चुअल इनवॉइसेस रेज किया उसकी रिपोर्टिंग आप GSTR 1, 3B में करते हैं। बट बुक्स ऑफ अकाउंट ये तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस पे बनती है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में आपके काफी सारे ट्रांजेक्शंस आएंगे, एक्रूअल रेवेन्यूज भी आएगा, राइट, डेफर्ड रेवेन्यू का एडजस्टमेंट भी आएगा। तो ये आपके डिफरेंसेस होना लाजिमी है,
ना इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान देने की जरूरत है। जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट की बात करते हैं, आपको 3 तरह के ट्रांजैक्शंस देखनी है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पीपीटी, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट के ट्रांजेक्शन यानी 2022-23 के ट्रांजेक्शन अगर आपने 2023-24 में रिपोर्ट किया हुआ हो, एंड 2023-24 का ट्रांजेक्शन जो कि आप 24-25 में रिपोर्ट करने वाले हो, क्वाइट पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। 2022-23 का ट्रांजेक्शन आपने अगर 23-24 में रिपोर्ट किया हुआ है तो इसकी एक रिकंसिलिएशन, एंड 2023-24 का ट्रांजेक्शन जो कि आप 24-25 पे रिपोर्ट करने वाले हैं, बड़ा सिंपल है। मार्च मंथ का इनवॉइसिंग, मार्च मंथ का रेवेन्यू क्या आप मार्च मंथ में बुक कर पाते हो? क्या आपने रिकॉर्डिंग किया हुआ है, अकाउंटिंग किया हुआ है, इनवॉइसिंग कस्टमर को रेज कर दिया है? बिल्कुल भी नहीं किया होगा। तो आपने एक्रूवल रेवेन्यू लिया होगा एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग, इजंट इट? यस, आपने एक्रूवल रेवेन्यू लिया हुआ है, बट इसकी जीएसटी आप कब पे करेंगे? जब इसके आप एक्चुअल इनवॉइसेस रेज करेंगे। एंड दैट इज द रीजन मैं बोल रहा हूं आपको कि ये रेवेन्यू रिकंसिलिएशन होती है कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना रेवेन्यू है, एंड आपकी जीएसटीआर 1 में एंड 3 में कितना रेवेन्यू है। तो आपको पास्ट का 2022-23 का रेवेन्यू 2023-24 में कितना रिपोर्ट किया है, प्रेजेंट का 2023-24 का रेवेन्यू जो कि इस ईयर का सर्विस आपने इसी ईयर में रिपोर्ट किया हुआ है, एंड 2023-24 का रेवेन्यू जो कि आपने 24-25 में रिपोर्ट किया हुआ है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों का संगम है। इन तीनों का रिकंसिलिएशन आपको एक टेबल पे लेकर के आना पड़ेगा। एंड विद दैट द सेकेंड रिकंसिलिएशन दैट यू हैव टू डू इज द टैक्स की रिकंसिलिएशन आपको करनी पड़ेगी। तो टैक्स दैट यू हैव रिपोर्टेड इन योर जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B एंड द टैक्स दैट लायबिलिटी दैट यू हैव रिपोर्टेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट। अब जितने भी रेवेन्यू आपने जनरेट किया है उसके ऊपर आपकी टैक्स की लायबिलिटी क्या बन रही है। बुक्स ऑफ अकाउंट पे आपकी टैक्स की लायबिलिटी कितनी आ रही है, जीएसटीआर 1 में टैक्स की लायबिलिटी कितनी आ रही है, एंड जीएसटीआर 3B में आपकी टैक्स की लायबिलिटी कितनी आ रही है, आउटवर्ड सप्लाई के रिलेटेड, राइट। तो आपको इसको एक रिकंसिलिएशन करनी पड़ेगी कि बुक्स में टैक्स की लायबिलिटी कितनी है, जीएसटीआर 1 में टैक्स की लायबिलिटी कितनी है, एंड जीएसटीआर 3B में टैक्स की लायबिलिटी कितनी है। यू हैव टू डू द प्रॉपर रिकंसिलिएशंस ऑफ दिस। And with that, the third reconciliation that you have to do is the debit note, credit note, and commercial credit note that you have raised during the financial year. Again, यहाँ पे past, present, and future हो सकता है कि 2022-23 का क्रेडिट नोट आपने 23-24 में रेज किया हो, रेवेन्यू रिवर्सल आपने 22-23 का किया होगा 23-24 में, और उसके अगेंस्ट आपने क्रेडिट नोट भी रेज किया होगा, कॉमर्शियल क्रेडिट नोट भी आपने रेज किया होगा। हो सकता है कि जो आपके क्रेडिट नोट यानी कुछ ऐसे इनवॉइसेस आपके पास होंगे जो कि एज पर द जीएसटी प्रोविजन टाइम बैड हो गया होगा, राइट। टाइम बैड मतलब जिसका इनपुट का आप रिवर्सल नहीं कर सकते। टैक्स क्रेडिट का इनपुट रिवर्सल जो होता है उसका आप रिवर्सल नहीं कर सकते, वो आपको कॉस्ट में लेना होता है। कॉमर्शियल क्रेडिट नोट, इजंट इट, जो कि आपका टाइम बैड हो चुका है। तो अगर आपने 21-22 का कोई इनवॉइसिंग जो रेवेन्यू आपने 21-22 में रेज किया होगा उसको अगर आप 23-24 में रिवर्स करेंगे, क्या उसका क्रेडिट नोट जब आप रिवर्सल करते हैं तो आप टैक्स का भी रिवर्सल करते हैं, क्या उसका टैक्स का रिवर्सल का बेनिफिट मिलेगा? आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आप जब जीएसटीआर 1 3B जब आप फाइल करते हैं तो उसका एडजस्टमेंट आप नहीं कर सकते हैं। जब आप 3B फाइल करते हैं तो आपको इसका एडजस्टमेंट अलाउ नहीं है, आप टैक्स के साथ में इसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो आपका कॉमर्शियल क्रेडिट नोट है 21-22 का आपने 23-24 में क्रेडिट नोट रेज किया एंड अगेन फ्रेश इनवॉइस रेज किया, राइट। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। डेबिट नोट आप अपने क्लाइंट के बिहाफ पे कोई एक्सपेंसेस इनकर्ड करते हैं, उसके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एजेंसी फी या कमीशन चार्ज करते हैं, तो ये जो डेबिट नोट है, तो आप अगर रेवेन्यूज में देखेंगे तो आपका रेवेन्यूज में सिर्फ एजेंसी फी या कमीशन आपके रेवेन्यूज में आएंगे, बाकी आपके रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस के साथ में सेट ऑफ हो जाता है, राइट। तो जो ये आपका टैक्स इनवॉइस आप रेज करेंगे और जो टैक्स की लायबिलिटी बनाएंगे वो पूरा ऊपर बनाएंगे। तो आपका क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड कॉमर्शियल क्रेडिट नोट, इसकी पूरी रिकंसिलिएशन एंड अकॉर्डिंगली देयर टैक्स इम्पैक्ट ये आपको पूरी करनी पड़ेगी। मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज एज एन अकाउंटेंट, एज अ फाइनेंस फॉक्स, यू मस्ट अंडरस्टैंड द nature and definitions of the debit note, credit note and commercial credit note. commercial credit note का benefit आपको नहीं मिलता है, credit note का benefit आपको मिलता है, and debit note जिसकी आपके revenue reconciliation से बहुत बड़ा impact आता है। तो इसकी आपको रिकंसिलिएशन करनी पड़ेगी, इसकी प्रॉपर रिकंसिलिएशन आपको करनी पड़ेगी। पास्ट के कितने हैं,
प्रेजेंट के कितने हैं एंड प्रेजेंट का फ्यूचर में कितने करने वाले हैं। बिकॉज आप जीएसटी 99 से फाइल करते हैं तो वहाँ पे इसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग आपको करनी होती है, एंड फॉर दैट यू हैव टू डू द रिकंसिलिएशंस एज ऑफ नाउ, बिकॉज योर पीरियड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इज ऑलरेडी बीन क्लोज कंप्लीटेड। नाउ विद दैट the fourth reconciliation that you have to do is the reconciliations of your e-way bill। बहुत इंपॉर्टेंट है। ई-वे बिल आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कितना रेज किया, इनवॉइस के अगेंस्ट में कितना रेज किया, रिटर्नेबल चालान के अगेंस्ट में कितना रेज किया, नॉन रिटर्नेबल चालान के अगेंस्ट में कितना रेज किया। तो आपको ई-वे बिल जो रेवेन्यू एंड रिटर्नेबल नॉन रिटर्नेबल चालान के अगेंस्ट में किया उसके प्रॉपर समरीज बना लीजिए, उसको जीएसटीआर 1 के साथ में आप रिकंसिलेशन कीजिए। तो ई-वे बिल का रिकंसिलेशन दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू एज वेल। विद दैट द ई-इनवॉइसिंग के रिकंसिलिएशन, विद दैट द ई-इनवॉइसिंग की रिकंसिलेशंस भी आपको करनी है। अब ये ई-इनवॉइसिंग की क्यों? बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू फाइल योर रिटर्न्स फॉर एनुअल रिटर्न जीएसटी 99C, राइट, उसके लिए आपको पूरा ई-इनवॉइसिंग का ब्यौरा आपके पास होना चाहिए। आपने B2B में कितने इनवॉइसेस रेज किया, B2C में कितने इनवॉइसेस रेज किया, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस कितने रेज किया, अदर एग्जेम्प्टेड इनवॉइसेस कितने रेज किया, इसकी प्रॉपर आपके पास ब्यौरा होना जरूरी है, राइट। तो अगर आप जब रिकंसिलेशंस करते हैं तो आपको ई इनवॉइसिंग देखने के क्या सारे इनवॉइसेस जो कि B2B एंड एक्सपोर्ट के अंदर कवर्ड था, चाहे वो डेबिट नोट हो, क्रेडिट नोट हो या फिर इनवॉइस हो, राइट। अगर जो B2B एंड एक्सपोर्ट के लिए जितना भी रेज किया, क्या आपने ई इनवॉइसिंग प्रॉपर रेज किया हुआ है, क्या उसका IRN नंबर एंड QR कोड प्रॉपर जनरेट हुआ है। You have to do the reconciliations of that. That is more important. And with that, you have to do the reconciliation in case of export. आपके शिपिंग बिल का जीएसटीआर 1 के साथ में रिकंसिलिएशन। What are the value that you have reported in your shipping bill and what are the value that you have reported in your GSTR 1? Because जब आप रिफंड क्लेम करने जाते हैं ना, दो तरह के रिफंड आपको एक्सपोर्ट में मिलता है। एक तो अनयूटिलाइज आईटीसी जो आपके पास है, मतलब यूटिलाइज आपने नहीं किया, आपके पास आईटीसी अवेलेबल है, उसके रिफंड क्लेम करते हैं। एंड दूसरा आईटीसी के अलावा जो आप एक्सपोर्ट पे टैक्स पे करते हैं, राइट, तो एक्सपोर्ट पे टैक्स जो पे करते हैं उसका भी आप रिफंड क्लेम करते हैं। मतलब एलयूटी पे अगर आप करते हैं तो आप टैक्स नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर एलयूटी पे नहीं है, आप अगर टैक्स लगा करके एक्सपोर्ट बिल रेज करते हैं तो आप वहाँ पे रिफंड क्लेम करते हैं। इन दोनों रिफंड जब आप क्लेम करते हैं, आपके लिए शिपिंग बिल बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट के लिए। तो आपको शिपिंग बिल का रिकंसिलिएशन विद जीएसटीआर 1 आपको करके रखना पड़ेगा। एंड विद दैट द रिकंसिलिएशन ऑफ योर एडवांस एडजस्टेड एंड नॉन एडजस्टेड एडवांस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर बहुत अच्छे तरीके से आपका रिव्यू कर सकता है। हाउ मेनी इनवॉइसेस दैट यू हैव कवर्ड अंडर एडवांसेस, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने इनवॉइसेस आपने रेज किया जिसका एडवांस के साथ में इम्पैक्टेड है, एडवांस के साथ में इम्पैक्टेड वो आपको देखना पड़ेगा। तो इनवॉइसेस आपने रेज किया, यानी इनवॉइस आपने रेज किया, उससे पहले आपने एडवांस रिसीव किया, तो आपने कितने एडवांस रिसीव किया, उसके अगेंस्ट में कितने इनवॉइसेस रेज कर दिए, कितने ऐसे एडवांसेस है जो कि आपके 31 मार्च 2024 तक स्टैंड कर रहा है, ऐसे ओपन स्टैंड कर रहा है। तो आपको उसकी जो है प्रॉपर रिकंसिलिएशन आपको करनी पड़ेगी। तो ये 7 रिकंसिलिएशन आपको जीएसटीआर आउटवर्ड सप्लाई करस्पॉन्डिंग टैक्स लायबिलिटी के पर्पज से करनी पड़ेगी। ये 7 रिकंसिलिएशन आपको करनी है ना। इनवर्ड सप्लाई, अब इनवर्ड सप्लाई में देखिए क्विकली मैं आपको रिकॉल भी करवाऊंगा, बट फॉर दैट पहले आप इनवर्ड सप्लाई को देखिए कि इनवर्ड सप्लाई में आपको क्या क्या रिकंसिलिएशन करनी है। तो ना रिकंसिलिएशन ऑफ योर इनपुट टैक्स क्रेडिट ईयरली रिकंसिलिएशन कीजिए विद जीएसटीआर 3B वर्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट। आपने 3B में इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना अवेल किया हुआ है, आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट बुक्स में कितना है, इसकी प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव रिकंसिलिएशन कीजिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कितने और इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अवेल कितना किया है जीएसटीआर 3B में, इसकी एक प्रॉपर रिकंसिलिएशन कीजिए। बिकॉज इस जाल को आपको समझना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे भी वही आ जाती है, आपने पिछले साल के इनवॉइसेस 22-23 के इनवॉइसेस अगर आपने 23 से बुक किया होगा, राइट, लेकिन आपका सप्लायर जो जीएसटीआर 1 फाइल किया होगा वो पीछे ही फाइल कर दिया होगा, तो आपको 2B में भी देखना पड़ेगा। तो जीएसटीआर 3B में जो आपने क्लेम किया हुआ तो एज पर जीएसटीआर 2B के रिकंसिलिएशन के बाद ही क्लेम किया होगा। तो आपको जीएसटीआर 3B वर्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट इसकी पूरी रिकंसिलिएशन आप कर लीजिए ट्रांजैक्शंस वाइज। ये कंप्लीट रिकंसिलिएशन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अब जब एक्सपेंसेस का देखते हैं तो आपको एक्सपेंसेस में
कितने ऐसे एक्सपेंसेस है जिसके ऊपर आईटीसी एप्लीकेबल है ही नहीं या इनएलिजिबल आईटीसी है। तो आपकी पूरी रिकंसिलेशन आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के बेसिस पे आईटीसी का जीएसटी 3B के साथ में कर लीजिए। अगर ये आपने रिकंसिलेशन कर लीजिए, आपका 40% ऑफ योर जॉब जो कि आईटीसी से रिलेटेड होता है, इनवर्ड सप्लाई से रिलेटेड होता है, आपने कर लिया। बिकॉज यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपके बुक्स में आईटीसी कितने और आपके 3B में आईटीसी कितने अपने बिल किया है। विद दैट द सेकंड रिकंसिलेशन दैट यू हैव टू डू इज योर जीएसटीआर 2B। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटीआर 2B आपके लिए रामबाण है। अगर कोई भी आईटीसी दैट यू आर अवेलिंग इन योर जीएसटीआर 3B, मेक श्योर दैट इट इज रिकनसाइल विद द जीएसटीआर 2B। तो आपको जीएसटीआर 2B का रिकंसिलिएशन जीएसटीआर 3B के साथ में भी करनी है। जीएसटीआर 2B की रिकंसिलिएशन आपको बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ में भी करनी है। एंड आपको ये भी चेक करना है कि ऐसे कितने सारे इनवॉइसेस, कितने सारे ट्रांजेक्शन्स जो कि 2B में आ रहा है लेकिन आपने अभी क्लेम नहीं किया हुआ है। क्वाइट पॉसिबल। तो वहां पे आपको चेक करना पड़ेगा हाउ मेनी इनवॉइसेस दैट योर सप्लायर हैज नॉट इट गिवन टू यू। कितने ऐसे इनवॉइसेस है जो कि आपके सप्लायर ने आपको दिया ही नहीं है। उसने रिटर्न तो फाइल कर दिया, जीएसटीआर 1 में उसने दिखा दिया, ऑटो पॉपुलेटेड आपके जीएसटीआर 2B में आ भी गया, बट आप इनपुट इसलिए नहीं ले पा रहे बिकॉज आपके पास इनवॉइस नहीं है। तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे एक्सरसाइज करके अच्छा अमाउंट आप बचा सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस में बचा सकते हैं इसको। तो 2B के पूरी रिकंसिलिएशंस कीजिए। कितने आपके सप्लायर्स इन पैनल है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में, कितने ऐसे 2B में सप्लायर्स आ रहे हैं, कितने उसके ट्रांजेक्शन्स आ रहे हैं, पूरी उसकी कुंडली का रिकंसिलिएशन कर दीजिए। एंड आप अपने बिजनेस में कुछ टैक्स का वैल्यू एडिशंस कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद दैट द थर्ड रिकंसिलिएशन दैट यू हैव टू डू इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनएलिजिबल क्रेडिट। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी ऑफिसर बहुत ध्यान से इसको देखता है कि जब आप आईटीसी अवेल करते हैं, बिकॉज आईटीसी जब अवेल करते हैं और यूटिलाइज करते हैं, डायरेक्टली आप कम अमाउंट पे करते हैं जीएसटी का, राइट। क्योंकि जब आप आउटवर्ड सप्लाई करस्पॉन्डिंग आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी बनती है और साथ में जब इनवर्ड सप्लाई आईटीसी एडजस्ट करते हैं तो जो नेट अमाउंट होता है वही तो आप गवर्नमेंट को पे करते हैं, वही तो आप गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर बड़ी प्रॉपर तरीके से देखता है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि आईटीसी जो कि बिजनेस ऑनर ने अवेल किया हुआ है वो आईटीसी एक्चुअल में आईटीसी है ही नहीं, इनएलिजिबल आईटीसी है, और उसका भी आईटीसी बिजनेस ओनर ने क्लेम किया हुआ है। तो वहां पे डिपार्टमेंट को एक अच्छा खासा रेवेन्यूज मिल जाता है। तो आपको इस बात को बड़े अच्छे से रिकंसाइल करना है कि आपके ऐसे कितने ट्रांजेक्शन है जिसके ऊपर जीएसटी इनएलिजिबल है। अब इनएलिजिबल के दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो आईटीसी आपके ब्लॉक रेट होंगे या तो आईटीसी ऑन एग्जेम्प्टेड सप्लाई होंगे। तो अगर ब्लॉक रेट है तो एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 आप उसका बेनिफिट क्लेम नहीं करेंगे, आईटीसी क्लेम नहीं करेंगे। जैसे रेंट इन कैब सर्विसेज, यहाँ पे होता है ना कि अगर आप रेंट इन कैब सर्विसेज में अपने सप्लायर से रिसीव किया और सप्लायर आपसे 5% ऑफ जीएसटी चार्ज करता है तो आप इस 5% का इनपुट एज क्रेडिट क्लेम नहीं करते हैं, तो आपको कॉस्ट में लेकर के जाना होता है। अब यहाँ पे अगर आप इसकी इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर लेते हैं तो डिपार्टमेंट को एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने का मौका मिल जाता है। इसी तरीके से आईटीसी ऑन एग्जेम्प्टेड सप्लाई, अगर आप जो रेवेन्यूज रेज करते हैं, आपने कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाई जनरेट किया हुआ है उसके ऊपर आईटीसी है तो उस आईटीसी को अंडर रूल 42, 43 आपको रिवर्स करना होता है। अगर आपने रिवर्स नहीं किया, पूरा का पूरा आईटीसी अवेल कर लिया, अगेन द प्रॉब्लम हियर इज। तो अवेल करना एंड देन साथ में यूटिलाइज करना। अगर आपने अवेल किया, यूटिलाइज नहीं किया है तो आप बच भी सकते हैं, बट अगर आपने यूटिलाइज कर लिया तो आप नहीं बच कर पाएंगे, आप नहीं बच कर पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आईटीसी को आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपका ब्लॉक रेट के अंदर है तो आप उसको अवेल नहीं कीजिए, और अगर आईटीसी ऑन एग्जेम्प्टेड सप्लाई है तो रूल 42, 43 के अंदर आप उसको रिवर्सल कीजिए। अब रिवर्सल कैसे करना होता है, तो आप टोटल रेवेन्यू देखिए, आपका एग्जेम्प्टेड सप्लाई का रेवेन्यू देखिए, परसेंटेज निकालिए एंड जो भी आपका आईटीसी आ रहा है उस परसेंटेज से उतना आप आईटीसी रिवर्स कर दीजिए। बहुत सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। तो आपको इनएलिजिबल आईटीसी पे ध्यान देना है, एंड विद दैट यू हैव टू डू द आरसीएम रिकंसिलिएशन। नाउ आरसीएम ऑन व्हाट? RCM on your security services, rent and cab services, import of सर्विसेज जो आप इंपोर्ट सर्विसेज करते हैं, या फिर आपने लॉयर सर्विसेज अगर कोई अवेल किया हुआ है, रेंट एंड कैब सर्विसेज भी अगर आपने अवेल किया तो इन सब के ऊपर आपका आरसीएम आपको
पे करना होता है। यानी सरकार बोलती है कि आपको यहाँ पे आपका सप्लायर आपसे टैक्स नहीं चार्ज करेगा, आप खुद से टैक्स उस पर चार्ज कीजिए एंड पे कीजिए एंड क्लेम कीजिए, राइट। तो आपको आरसीएम में टैक्स की लायबिलिटी बुक करनी पड़ेगी, देन पे करनी पड़ेगी एंड देन क्लेम करनी पड़ेगी। तो आपकी इसकी प्रॉपर रिकन्सिलेशन आप कर लीजिए कि रेंट एंड कैब सर्विसेज में आपने कितने इनवॉइसेस आपने बुक किया हुआ है, सिक्योरिटी सर्विसेज का आपने कितने इनवॉइसेस बुक किया हुआ है, जीटीए सर्विसेज का आपने कितने इनवॉइसेस बुक किया हुआ है, लॉयर सर्विसेज का आपने कितने इनवॉइसेस बुक किया हुआ है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर कुछ रिसीव करते हैं तो उसमें आपने कितने इनवॉइसेस बुक किया हुआ है। इसकी प्रॉपर रिकन्सिलेशन आप कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आरसीएम रिकन्सिलेशन पूरी तरीके से कंप्लीट है। तो अगर आपने आरसीएम रिकन्सिलेशन कर लिया है तो आप बहुत बड़े जो टैक्स का जो रेवेन्यू लीकेज होता है उससे आप बच सकते हैं। विद दैट द रिकन्सिलेशंस दैट यू हैव टू डू इज, अगर आपने सप्लायर को पेमेंट 180 दिन के बाद किया है तो आपको आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी। यानी इफ यू हैव मेड द पेमेंट टू योर सप्लायर विद इन 180 डेज फ्रॉम द रेट ऑफ इनवॉइस, यानी 6 मंथ के अंदर आपने कर दिया इनवॉइस की रेट से, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने 180 दिन के बाद अगर पे किया हुआ है तो यू हैव टू रिवर्स द आईटीसी ऑन दोज इनवॉइसेस जिसका आपने पे नहीं किया हुआ है। तो अगर आपने 23-24 का बुक्स क्लोज कर लिया है, आईटीसी अगर अवेल भी किया हुआ है, राइट, यूटिलाइज भी किया हुआ है, तो अभी भी आपके पास मौका है। आप चेक कीजिए ऐसे कितने सारे सप्लायर जिनका आपने पेमेंट 180 दिन के बाद किया है, राइट, उसकी आईटीसी आप रिवर्स कर दीजिए, साथ में इंटरेस्ट जो भी बनता है वो आप पे कर दीजिए, ताकि आप जब जीएसटी 996 फाइल करें तो आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद दैट यू हैव टू आल्सो सी सप्लाई दैट यू हैव रिसीव फ्रॉम द कंपोजिट डीलर। अगर आपने कंपोजिट डीलर से सप्लाई अगर आपने रिसीव किया हुआ है तो वहां पे आपके पास बिल ऑफ सप्लाई आएगा, टैक्स इनवॉइस नहीं आएगा। तो आपका सप्लायर आपको बिल ऑफ सप्लाई देगा और उसके ऊपर वो जीएसटी नहीं चार्ज करेगा। तो आपको ऐसे ट्रांजेक्शन से भी बचना है कि वहां पे आपका कोई इनपुट नहीं मिलेगा, वहां पे कोई इनपुट आएगा नहीं, बिकॉज उसने टैक्स तो चार्ज करा ही नहीं है। तो ऐसे ट्रांजेक्शंस को प्रॉपर आप रिकॉर्ड कीजिए, उसकी भी प्रॉपर लिस्टिंग कीजिए। विद दैट आपको ये भी चेक करना है कि सप्लायर जो कि इनवॉइसिंग के ऊपर अप्लीकेबल है उसके पूरे ट्रांजेक्शंस आपको चेक करने, वेदर यू आर रिसीविंग द इनवॉइसेस दैट इज वैलिड एज पर द इनवॉइसिंग रूल, वेदर सप्लायर इज रेज द इनवॉइस दैट इज as per the e-invoicing rule and IRN number and QR code is available on the same or not। ये आपको देखना है कि अगर IRN नंबर QR कोड है तो आपके पास प्रॉपर इनवॉइसेस है। इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। आपका सप्लायर ने आपको इनवॉइस दे दिया, ई इनवॉइसिंग अप्लीकेबल था लेकिन उसने नॉर्मल इनवॉइस दे दिया, क्या आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं? Even though the supplier has filed the GSTR 1 and it is auto populated in your GSTR 2B, क्या आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। आपके पास इनवॉइसेस वैलिड नहीं है एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 4। आप चेक कीजिए, आपके पास इनवॉइस वैलिड होना चाहिए। अगर इनवॉइस वैलिड नहीं है आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एक चेक करेंगे आपके आपने फॉरेन पेमेंट कितना किया हुआ है, फॉरेन सप्लायर को कितना पेमेंट किया हुआ, बिकॉज इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर आपका है और अगर आपने फॉरेन पेमेंट सप्लायर को किया हुआ है तो इसका प्रॉपर रिकन्सिलिएशन जो कि आपका आरसीएम के अंदर ऑलरेडी कवर्ड है। तो फॉरेन पेमेंट के, बिकॉज जब आप जीएसटी ऑफिसर की बात करते हैं वो ये देखते हैं कि अच्छा पूरी साल में इन्होंने पेमेंट कितना किया, और ये पेमेंट कहाँ से पता चलता है? उनको फाइनेंशियल से पता चल जाता है। फाइनेंशियल्स में आपको डिस्क्लोजर करने होते हैं कि आपने कितनी पेमेंट फॉरेन में किया हुआ है, कितने आपने पेमेंट किया हुआ है, तो उसका पेमेंट का वो प्रॉपर रिकन्सिलेशन आपसे मांगते हैं और उसकी आईटीसी के साथ में मैपिंग कराते हैं, आरसीएम के साथ में मैपिंग कराते हैं। So these are the reconciliation that you have to keep in your ITC. Now I'm going to brief about this 7(7) and you have to please keep this in your record. You have to maintain this. जब आप GSTR आउटवर्ड सप्लाई की बात करते हैं, आउटवर्ड सप्लाई में आपको reconciliations of your GSTR 1, that number that you have reported, the turnover that you have reported in your GSTR 1, 3B and books of account, tax liability that you have reported in your GSTR 1, 3B and books of account, debit note, credit note and invoice, debit note, credit note and commercial credit note that you have raised
during the financial year इसकी proper reconciliation and the reconciliations of your e-way bill, reconciliations of your e-invoicing. In case of export, you have to reconcile your shipping bill with your GSTR1, and reconciliations of your advance receipt, advance adjusted and advance non-adjusted and lying in books as on 31st March 2024. ये 7 reconciliations आप कीजिए आउटवर्ड सप्लाई corresponding आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड देन 7 reconciliations of your inward supply corresponding ITC, reconciliations of your ITC as per books of account and 3B, reconciliations of your ITC as per 2B versus 3B versus books of account, identify ineligible ITC and their treatment, block credit as per section 17 subsection 5, and ITC on exempted supply as per rule 42 and 43, and then RCM reconciliations completely for the financial year, and then payment made to your supplier beyond 180 days, ITC reversal on the same, and then supply received from composite dealer, you have to be properly disclosed, and then supply received from the e-invoicing applicable supplier. तो ये 7 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं. इफ यू आर एबल टू completely reconcile these 7 under outward and inward, then you might be able to find lesser problem while you're going to file your GSTR 990. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है. वीडियो थोड़ा लंबा है बट ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको GSTR 990 दोनों आपको जानना जरूरी है कि GSTR 990 जब आप फाइल करेंगे उससे पहले जो भी रिकन्सिलेशन करनी है आपको, यू जस्ट डू दैट रिकन्सिलेशंस, व्हाट एवर द अल्टरेशंस एंड मॉडिफिकेशन दैट यू हैव टू डू एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट, डू इन द करेंट ईयर इन 2024-2025. You have the timeline to do that till 30th October 2024. After that you will not able to do and you will not able to get the benefit, and after that you will have to compensate with the panel provisions. So this is very important. Start to get the reconcile this outward supply corresponding outward tax liability and inward supply corresponding input tax credit, and keep those all informations ready, handy ready, so that when you are going to file your GSTR 990 you will not have a more issues, you will not have a more problem during the reconciliations and filing of your GSTR 990. This is Sanjay Singh signing out until you meet again. Thank you very much.